friends, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today, in this video, we are going to study about voice. Today, in this video, we deal the most important topic, voice. आज के इस वीडियो में हम सब वॉइस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वॉइस होता क्या है। आइए बच्चों देखते हैं कि वॉइस क्या होता है। तो समझिए सबसे पहले कि वॉइस का मतलब होता है वाच्य, और ये होता क्या है ये समझते हैं। तो बच्चों आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक स्टेटमेंट को मेकिंग करने का, ये स्टेटमेंट को बनाने का एक कला होता है कि आप किसी स्टेटमेंट को किस तरीके से बोल रहे हो या किस तरीके से उसको बना रहे हो, उसका फॉर्मेशन क्या है। यानी कि समझ सकते हैं आप कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब। देखिए क्या हुआ कि आप जब टेंस पढ़े थे, जब आपको टेंस का स्टडी कराया जा रहा था, जब टेंस को बताया जा रहा था आपके बीच, तो आपको बताया गया था कि टेंस में भी कुछ नहीं होता है, उसमें भी क्रिया के रूप को ही पढ़ना था। यानी कि क्रिया के रूप का स्टडी करना अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी कि क्रिया के रूप का परिवर्तन, जैसे मैंने कहा था V1, V2, V3, V4, V5 अकॉर्डिंग टू टाइम, या इसको समय के साथ रखना क्या कहलाता था? टेंस कहलाता था। ठीक वही कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर आया हूं मैं कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी क्रिया के रूप में परिवर्तन, क्रिया के रूप में बदलाव अकॉर्डिंग टू इधर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इधर सब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसमें था कि क्रिया का जो परिवर्तन होता था, क्रिया का जो चेंजिंग होता था अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार होता था। लेकिन यहाँ पर क्रिया का जो परिवर्तन होगा अकॉर्डिंग टू इधर सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इन द सेंटेंस, किसी वाक्य में, यानी किसी वाक्य में या किसी सेंटेंस में जो वर्ब का जो फॉर्मेशन होगा, वर्ब का जो बदलाव होगा, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा और नहीं तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिया का परिवर्तन करना, अर्थात क्रिया का चेंजिंग करना, वर्ब के फॉर्म को चेंज करना क्या कहलाता है? वॉइस कहलाता है। एक और बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि इट इज एन आर्ट, यह एक कला है ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को बनाने की यह क्या है? एक कला है। स्टेटमेंट को किस तरह से बनाया गया है, आइए समझते हैं दो तरह के स्टेटमेंट को। कह रहा है कि वो पहला कह रहा है कि डेविड राइट्स अ नोवेल। डेविड क्या करता है? तो एक नॉवेल को लिखता है। लिख रहा है कि डेविड राइट्स अ नोवेल, डेविड नॉवेल लिखता है। अब देखिए ये क्या भैया? तो यही टेंस होता है। मुझे पढ़ना एक्टिव वॉइस का नहीं है, मुझे पढ़ना पैसिव वॉइस को है। अब समझना होगा बच्चों कि आखिर मुझे एक्टिव वॉइस को क्यों नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो एक्टिव वॉइस को इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं। यानी जितने भी टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, या जितने भी जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, जिसमें सब्जेक्ट डोमिनेंस रहता है, डोमिनेंस का मतलब होता है बच्चों करता धरता, जो जिसमें सब्जेक्ट करता धरता रहता है, जिसमें सब्जेक्ट डोमिनेंस रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को नहीं पढ़ना है, एक्चुअली पढ़ना हमको है पैसिव वॉइस को, यानी कि एक स्टेटमेंट को पैसिव में कैसे रखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं डेविड राइट्स अ नोवेल, ये स्टेटमेंट किसमें है बच्चों? तो ये स्टेटमेंट है आपका एक्टिव वॉइस में। याद रखना कि ये स्टेटमेंट जो है आपका एक्टिव वॉइस में है। ठीक है बच्चों, अगला कह रहा है कि अ नोवेल इज रिटन बाय डेविड, और ये जो स्टेटमेंट है आपका पैसिव वॉइस में है। आइए जानते हैं एक्टिव और पैसिव को। ठीक है, देखिए वॉइस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, यानी किसी भी स्टेटमेंट को मेकिंग करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होगा? एक्टिव होगा, और दूसरा तरीका पैसिव होगा। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग कैजुअली बात करते हैं कि एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। अर्थात एक्टिव में हम वैसे स्टेटमेंट की चर्चा करते हैं जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, डोमिनेंस होता है।
और पैसिव वॉइस में हम ऐसे स्टेटमेंट की चर्चा करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव होता है। आई मीन कि वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है, यानी लगता है कि वो किसी भार के तले दबा हुआ है। अर्थात उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की उतनी प्रधानता नहीं होती है जितनी प्रधानता किसमें होती है, वो एक्टिव वॉइस में होती है। तो आइए समझते हैं कैसे। देखते बच्चों, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस होता क्या है, यानी कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। द चेंज इन फॉर्म ऑफ अबव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि क्रिया के रूप में परिवर्तन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना। यानी अगर क्रिया का परिवर्तन, क्रिया का जो मतलब कि फॉर्म जो है चेंजिंग हो रहा हो, किसके अकॉर्डिंग हो, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजिंग हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ठीक है, अगला कह रहा है, इसको हम लोग एक्टिव वॉइस को आगे चल करके एवी के नाम से जानेंगे। एवी का मतलब होगा एक्टिव वॉइस, शॉर्ट फॉर्म याद रखना, आगे चल के इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे, रमन प्लेज क्रिकेट। रमन जो है क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो हियर जो प्लेज वर्ब है बच्चों, जो प्लेज वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, रमन के अकॉर्डिंग आया है। रमन क्या है बच्चों इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट है। सो दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। हियर द प्लेज वर्ब, ध्यान रखना, हियर द प्लेज वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द रमन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रमन, यानी कि सब्जेक्ट रमन के अकॉर्डिंग ये प्लेज आया हुआ है। अतः ये सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेंटेंस किसमें बच्चों, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, क्यों एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पे जो प्ले वर्ब लगा हुआ है वो अकॉर्डिंग टू रमन लगा हुआ है। और इस सेंटेंस में रमन जो है वो एक्टिव है, सक्रिय है, काम उसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता लग रही है, सब्जेक्ट जो है एकदम डोमिनेंस है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं पैसिव वॉइस। कह रहा है द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब क्या कर रहा है कि जो वर्ब का जो परिवर्तन होगा, जो वर्ब की चेंजिंग होगी, वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, अर्थात कर्म के अकॉर्डिंग होगी, है ना। तो कहने का मतलब कि जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान हो, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज्यादा प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, उस सेंटेंस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं कॉल्ड पैसिव वॉइस। The change in form of a verb according to the object is called passive voice। आइए देखते हैं इसी सेंटेंस का पैसिव बना करके। क्रिकेट इज प्लेड बाय रमन, क्या करा, क्रिकेट इज प्लेड बाय रमन। यहाँ पे जो इज एक्सिलरी वर्ब आया हुआ है बच्चों, वो आया हुआ है क्रिकेट के लिए, जबकि हम जानते हैं कि क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। हाँ, पैसिव वॉइस में उस ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिया गया तो क्या वो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, नहीं बच्चों, वो ऑब्जेक्ट ही होता है जिसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं ये क्रिकेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली क्या है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जो कि यूज किया गया है किसके द्वारा, तो रमन के द्वारा। यानी क्रिकेट खेलने का काम किसके द्वारा किया गया है, रमन के द्वारा, लेकिन रमन को इसमें नहीं रखा गया, क्रिकेट को रखा गया, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो उससे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। और यहाँ पे जो इज लगा हुआ है वो अकॉर्डिंग टू क्रिकेट लगा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, आइए देखिए क्रिकेट इज प्लेड बाय रमन कैसे बना, इसका रूल्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जानेंगे थोड़ा सा ब्रेक, यानी कि इसको समझने के बाद। ठीक है, सब कुछ डील होगा इस वीडियो में। ठीक है, आइए देखते हैं कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, यानी कि एक्टिव टू पैसिव चेंज कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने चेंजिंग किया है, दो सेंटेंस का मैंने जो चेंजिंग किया है, एक्चुअली करेंगे कैसे, इस सारी कॉन्सेप्ट मतलब कहने का मतलब कि जितने भी कॉन्सेप्ट है, टोटल कॉन्सेप्ट को आपके सामने मैं रखूंगा। ठीक है, आज के बाद वॉइस आपका ये लास्ट वॉचिंग है, आप लास्ट बार वॉइस देख रहे हो, आज के बाद वॉइस बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आइए समझते हैं। करो देखो, 2-3 बात का जरूर ध्यान रखना, मैं 2-3 चीज बता रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना। आप सुने होंगे, जब आप वर्ब पढ़ रहे होंगे तो सुने होंगे कि एक वर्ब होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब।
तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान दो थोड़ा सा, मैं यहाँ पर इसमें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ का टॉपिक नहीं, मैं सिर्फ समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है, अर्थात ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जो वर्ब के बाद जिसमें ऑब्जेक्ट आने की प्रधानता होती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे बल्कि आ सकता है उसके बाद हम उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। या ये भी कह सकते हैं बच्चों कि जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो वैसे सेंटेंस को हम ट्रांजिटिवली सेंटेंस कहते हैं, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो अर्थात ऑब्जेक्ट आया हुआ हो तो पूरा सेंटेंस जो है वो ट्रांजिटिवली होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया हो या न आने की प्रधानता हो या नहीं आ सकता हो तो उस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, या इंट्रांजिटिवली सेंटेंस के नाम से उसको जानते हैं। आइए समझते हैं, यहां क्लियर हो जाएगा बच्चों। आपका कह रहा है कि जनरली वी चेंज एक्टिव टू पैसिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही हम क्या चेंज कर सकते हैं, एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं बच्चों। वाई? इसलिए बच्चों क्योंकि आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट पर ही चलता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की ही प्रधानता होती है, और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो पैसिव वॉइस बनेगा कैसे? ठीक है, इसलिए एक्टिव से पैसिव बनाने में ऑब्जेक्ट का अहम रोल होता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट कनेक्ट रहता है वैसे ही सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव बना सकते हैं। आइए एक और मजेदार बात समझते हैं। वी कांट चेंज एक्टिव टू पैसिव ऑफ द वर्ब, We can't change active to passive of the verb, यानी कि हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव ऑफ द वर्ब इन सब वर्ब्स को। यानी कि बच्चों कम, गो, सिट, स्टैंड, लाफ, वीप, लिव, डिपार्ट, अराइव, इटसी, ये सब वर्ब ऐसे होते हैं बच्चों जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को नहीं रखते, अर्थात इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता। तो आपके दिमाग में एक और बात चल रही होगी, और वो बात ये चल रही होगी कि आखिर ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो थोड़ा सा आप इसको नोट कर लेना, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट को आप पहचानोगे कैसे। देखिए थोड़ा सा और बात समझ लेते हैं कि वी चेंज एक्टिव टू पैसिव ऑफ द वर्ब राइट, रीड, स्पीक, ईट, प्ले। ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। क्यों बच्चों? आइए समझते हैं, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए फिर समझाता हूं। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को। आइए समझते हैं। मैं अभी डील कर रहा था आपके बीच कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, अर्थात अभी बताया गया कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अगर सेंटेंस में होते हैं तो उनका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है, अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अगर सेंटेंस में हैं तो उसका पैसिव वॉइस चेंज होता है। जैसे मैंने लिखवाया था कि गो, एक वर्ब लिखवाया था। आइए समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में। आई गो टू मुंबई। अब ध्यान देना होगा, आई गो टू मुंबई। ठीक है, सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। यहां पर कह रहा है कि द बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। The beggar is standing at the door। अब समझते हैं कि क्या ऐसे सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि क्या यहाँ पे जो मुंबई है, क्या यहाँ पे एट दी जो डोर है, क्या वो ऑब्जेक्ट है? अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी ना पैसिव वॉइस बनेगा बच्चों। तो आइए समझते हैं, ध्यान देना होगा कि यदि सेंटेंस में समझिएगा बच्चों, सेंटेंस में वर्ब
वर्ब के साथ, ध्यान देना होगा कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ व्हाट लगा करके, ठीक है, whom लगा करके या whose लगा करके, ठीक है, देखिए व्हाट, whom, whose ये सब लगा करके आप क्वेश्चन करो, whose वर्ड से क्वेश्चन करें, इससे क्वेश्चन करें, व्हाट हो, whom हो, whose हो। हम ये भी कह सकते हैं क्या या किसे, सॉरी किसे, या कह सकते हैं कि किसे, किसकी कह सकते हैं, किसकी, ठीक है। ये सब लगा करके आप क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन करें या क्वेश्चन करें। जब आंसर मिले तो वह ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। समझ लीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि वर्ब के साथ आप व्हाट लगाओ, whom लगाओ, whose लगाओ, ठीक है। अगर ध्यान रखना, ये तीन चीज ध्यान रखना होगा बच्चों। आप लगाओ और लगा करके आप क्वेश्चन करो उससे। अगर इससे कोई रिप्लाई मिल रहा हो सेंटेंस से तो समझ लेना कि उसमें ऑब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं। आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाता हूं। अब ये जो वर्ड है वो किसके साथ लगा करके सब क्वेश्चन करना है, तो वर्ब के साथ लगा करके, क्या, किसे, किस लिए से क्वेश्चन करें, से आप क्वेश्चन करें। किसके साथ जोड़ करके बच्चों, ये समझना, किसके साथ जोड़ करके। तो आइए समझते हैं। करें क्या, किसे और किसकी, ये लगा करके आप क्वेश्चन करो। किसके साथ, वर्ब के साथ। देखिए कह रहा कि मैं मुंबई जाता हूं, तो मैं मुंबई जाता हूं, तब देखो क्या से क्वेश्चन कर सकते हो इसे। कहा कि गो, तो व्हाट गो, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, यानी मैं मुंबई जाता हूं। अब गो के साथ क्वेश्चन करो, व्हाट गो, मुंबई आंसर ग्रुप में नहीं आ रहा है। किसे, हुम, ठीक है, या हुज, ठीक है, हुम, ये भी आंसर नहीं आ रहा है। किसकी, ये भी आंसर नहीं आ रहा है। तो यहां पे जब आपका आंसर नहीं आएगा तो वो एक ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाएगा। इसमें भी आपका वही हाल है, इसमें भी आंसर नहीं मिल रहा है। यहां पर ध्यान देना, अगर मान लेते कि एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ध्यान देना होगा। अब इसमें राइट्स के साथ आप क्वेश्चन करो, व्हाट राइट्स क्या लिखा जाता है। आंसर आपका आ रहा है, आंसर के रूप में आ रहा है आपका अ लेटर लिखा जा रहा है, या आपका आंसर मिल गया। तो जब आपका आंसर मिलेगा क्वेश्चन का, आप उस वर्ब के साथ क्वेश्चन करना, इसको लगा करके, व्हाट को लगा करके, या व्हाट को लगा कर करना, या whom को लगा कर करना, या whose को लगा कर करना, whom को लगा कर करना, या सॉरी whose को लगा कर करना, who को लगा कर करना, ठीक है। अगर आप इससे क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको आंसर मिल रहा है तो सोच लेना कि हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट होगा, अगर नहीं निकल रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। खास करके हम ये दो चीजों को पढ़ेंगे, व्हाट, whom, whose, ये सब, ठीक है, ध्यान देना होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट। तो देख लिए यहाँ पर कि ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है और ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लेटर को इधर ला करके बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने समझा कि क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे किया जाता है, क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे किया जाता है, ठीक है। याद रखना, व्हाट ज्यादा देखना या हुज ज्यादा देखना, whom ज्यादा देखना, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को आप जरूर समझना और समझ करके तभी आप ऑब्जेक्ट को क्लियर करना।
अदरवाइज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बताइए राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू पटना का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप आज समझ चुके हैं और वैसी गलतियां अब मत करना, किसी से ऐसा क्वेश्चन मत पूछना। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखिए दो सेंटेंसेस को आप समझिएगा हिंदी में। कह रहा है कि मोहन यहां किताबें बेचता है। ध्यान दीजिएगा, मोहन यहां किताबें बेचता है। या एक और सेंटेंस है, यहां किताबें बेची जाती है, बेची जाती है। थोड़ा सा दोनों सेंटेंस पर गौर कीजिएगा, ठीक है, और समझिएगा। बच्चों पैसिव वॉइस का यूज क्यों, पैसिव वॉइस की आवश्यकता क्या है, या पैसिव वॉइस क्यों बना, इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। आइए समझते हैं। पहला करो कि मोहन यहाँ किताबें बेचता है, सब कुछ क्लियर है, किताब भी बेचा जाता है, मोहन भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। यहाँ किताबें बेची जाती है, यहाँ पे सब्जेक्ट हाइड किया गया है। माजरा क्या है थोड़ा समझते हैं। देखो बच्चों, आज के इस दुनिया में, आज के इस प्रेजेंट एरा में, प्रेजेंट समय में कोई अपने से काम रख रहा है, मतलब ये कि जो उसको चाहिए उससे उसको मतलब होता है, कौन उसको प्रोवाइड कर रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। आप जब कहीं पोस्टर लगाए हुए देखते हो कि दुकान के सॉरी बुक के दुकान पर देखते हो, या कहीं दुकान के पास, शटर के पास या गेट के पास आप देखते हो कि लिखा रहा है कि यहाँ किताबें बेची जाती है। ये आवश्यकता हमको तो सिर्फ किताब से मतलब है कि मैं किताब का सर्च कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ किताब से मतलब है। कौन बेच रहा है, जो बेच रहा है उसके पास जाएंगे तो उसको हम देख सकते हैं या उससे मिल सकते हैं। इसलिए हमें उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहता है जो किताबें बेचता है, मुझे सिर्फ मतलब है किताबों से, और इसलिए हम सर्च करते हैं किताबें कहां बेची जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर सब्जेक्ट को रखना जरूरी नहीं होता, यानी जहां पर सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती, वैसे सेंटेंसेस में हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, या वैसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में रखते हैं। जैसे इस रोड की मरम्मत की जाएगी, समझ लीजिए थोड़ा सा, इस रोड की मरम्मत की जाएगी। यार इस रोड की मरम्मत की जाएगी, मुझे रोड से ही मतलब है, मरम्मत से मतलब है। अब इस रोड की मरम्मत कौन करेगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो जब आपका लेना देना सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, तो वैसे केसेस में आप पैसिव वॉइस को बोलते हो या पैसिव सेंटेंस का प्रयोग करते हो। ठीक है, फोटो स्टेट किया जाता है, गाड़ी चलाई जाती है, सड़क की मरम्मत की जाती है, किताबें बेची जाती है, पेड़ काटे जाते हैं, पौधों को पानी दिया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में आपने कहीं सब्जेक्ट नहीं देखा, मुझे सिर्फ मतलब था काम क्या किया जा रहा है सिर्फ। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस का प्रयोग क्या है, यानी कि पैसिव वॉइस का यूज क्या है, या पैसिव वॉइस का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोलो कि मोहन यहाँ किताबें बेचता है, मुझे मतलब नहीं है मोहन से, जब मैं जाऊंगा तो मोहन से मिल लूंगा। सिर्फ इतना जरूरी है ऐड के लिए कि यहाँ किताबें बेची जाती है, यहाँ रामायण की भी पुस्तकें मिलती है। भैया बाहर से रामायण की पुस्तकें तो दिखाई नहीं देती, बाहर से व्यक्ति तो दिखाई देता है, अतः मुझे उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता है, मुझे रामायण की पुस्तक से मतलब है। अतः मैं व्यक्ति के बारे में न जान करके सिर्फ रामायण की पुस्तक को जानूंगा, उसके बारे में समझूंगा, तब जाकर के आपका ये सेंटेंसेस जो हैं वो कहलाएंगे पैसिव वॉइस। तब जाकर के हमें पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब आपने समझ लिया होगा कि एक्टिव का जरूरत कहां है और पैसिव की जरूरत कहां है। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट में कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, यानी कि एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखूंगा। ठीक है, पहला सेंटेंस मैं लिखूंगा, डेविड राइट्स अ नॉवल। ठीक है,
डेविड राइट्स अ नॉवल। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? बनाने के लिए हम सबसे पहले आपको इसका रूल बता दूंगा, उसके बाद आप स्वयं बना सकते हो। आइए देखते हैं कैसे। हाँ तो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, अब समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे, तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, यानी कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के कुछ रूल्स होते हैं। एक्चुअली लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और आगे चल के फंस जाते हैं। लेकिन बच्चों नहीं, जब आपको टेंस मास्टर मैंने बना दिया तो आपको वॉइस मास्टर भी मैं बना दूंगा। अब ध्यान देना होगा कि कैसे आप कुछ रूल्स को फॉलो करके आप किसी भी एक्टिव और पैसिव की धज्जियां उड़ा सकते हो, आप किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हो। तो चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि रूल्स फॉर चेंजिंग, कह रहा है रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव। कह रहा है कि रूल्स, यहाँ पर फॉर लगा दी सही रहेगा, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव। कह रहा है कि रूल्स को सीखना है, एक्टिव से पैसिव में बदलने के जो रूल्स होते हैं उसको आज हम जानते हैं। कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसको समझना होगा। बारीकी से समझिएगा, कॉपी पे जरूर नोट करते चलिएगा, क्योंकि बच्चों ये मिटाकर ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना होगा कि देखिए मैंने क्या बताया था, एबी का मतलब क्या होता है? एबी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। तो कह रहा है कि जो एक्टिव वॉइस का, ध्यान रखना, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के जगह लिखा जाता है, यानी सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है। तो किस रूप में, आइए समझते हैं। एक्टिव वॉइस के, यानी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह, किसकी जगह? सब्जेक्ट की जगह पैसिव सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। तो पैसिव सब्जेक्ट को पीएस के नाम से जाना जाता है। आगे चल के मैं इसका यूज करूंगा, आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, पैसिव सब्जेक्ट यानी कि पीएस, ठीक है, के रूप में लिखते हैं। ध्यान रखना होगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पैसिव सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पैसिव वॉइस में पीएस के बाद, यानी कि पैसिव सब्जेक्ट के बाद हमेशा टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें। देखिए कुछ पहचान में बताऊंगा पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का पहचान होगा बच्चों कि उस सेंटेंस का स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से होगा, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, पहला पहचान। दूसरा पहचान होगा कि कोई भी पैसिव वॉइस होगा ऑब्जेक्ट के बाद जरूर कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होगा, निश्चित होगा। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बिना पैसिव वॉइस नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता हूं। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। याद रखिएगा, मेन वर्ब में आप थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जैसे कि प्ले तो प्लेड, राइट तो रिटेन। कभी भी पैसिव वॉइस में V1, V2 या V4, V5 इसका यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी कहने का मतलब, देखिए पैसिव वॉइस का एक और पहचान हुआ, उसमें हमेशा V3 लगा होगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 का प्रयोग किया जाएगा, उसे हम पैसिव वॉइस समझते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार कभी जरूरत पड़ती है तब, नहीं जरूरत पड़ती यहां तक भी पैसिव वॉइस समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती हो तो वहां पे बाई का प्रयोग करना, इन का प्रयोग करना, इनटू का प्रयोग करना, टू का प्रयोग करना, विद लगाना, एट एक्सेट्रा, आप और भी एक्सेट्रा कुछ भी और भी कुछ लगा सकते हो। क्या? प्रीपोजिशन लगाते हैं या प्रीपोजिशन लगता है, ध्यान रखना। यानी कि आपको सिर्फ यही समझाया गया होगा बच्चों कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। नहीं बच्चों, जरूरी नहीं कि प्रीपोजिशन केवल बाई ही होगा, और भी कुछ हो सकता है। प्रीपोजिशन केवल बाई ही थोड़ी होता है। संबंध जोड़ने का काम या कनेक्ट करने का काम के द्वारा के अर्थ में केवल बाई ही थोड़े लगता है, और भी कुछ लग सकता है, और भी प्रीपोजिशन लग सकते हैं। आज आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आइए समझते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि एक्टिव वॉइस के
सब्जेक्ट। अब ध्यान देना होगा यहाँ पे कि वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार बाई प्रीपोजिशन इन, इनटू, टू, विद, एट एक्सेट्रा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं या प्रीपोजिशन लगता है। उसके बाद क्या करना कि एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पैसिव ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ के रूप में लिखें, यानी पीओ के रूप में लिखें। यानी कि ध्यान देना होगा कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको कहां रख देना है, लास्ट में, यानी कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में रख देना है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो समवन, समबडी, सम पीपल, वन, नो वन, नन, नोबडी, पीपल एक्सेट्रा हो तो इनका प्रयोग पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि नहीं किया जाता है? क्योंकि बच्चों इससे किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है। यही कारण है कि बाई का मतलब होता है एक निश्चित व्यक्ति को रखिए। वो व्यक्ति कौन है जिसने काम को किया है, किसके द्वारा किया गया है, तो इसमें व्यक्ति जो है वो निश्चित नहीं होता है। यही कारण है कि उसका प्रयोग बाई के रूप में नहीं करते हैं, सिर्फ काम का वर्णन कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा भी आपको, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे नहीं लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा बच्चों कि जब नो वन, नन या नोबडी हो तो पीबी में नॉट लगा देते हैं, यानी कि सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। नन है तो कोई नहीं, सेंटेंस को नेगेटिव जरूर बनाएंगे, बाई नन नहीं लिखेंगे, बाई नो वन नहीं लिखेंगे, बाई नोबडी नहीं लिखेंगे, लेकिन सेंटेंस को नेगेटिव जरूर बना देंगे क्योंकि वहां पर नेगेटिविटी को ही शो कर रहा है। ठीक है, आइए और आगे समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति की पहचान उसके ऑक्युपेशन अर्थात पेशा से हो, यानी व्यक्ति कौन सा काम में लगा हुआ हो, उसका पेशा क्या हो, उसका पेशा क्या है, इस चीज को ध्यान रखना होगा। अगर वो व्यक्ति उसी पेशे के अंतर्गत काम करता है तो वहां पे उस व्यक्ति को दिखाना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ काम को दिखाना जरूरी होता है। उस काम से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति ने ही काम किया होगा, अर्थात तो वही इंसान इस काम को किया होगा, वही संप्रदाय, वही पेशे के लोग ये काम किए होंगे। ध्यान रखना होगा। जैसे डॉक्टर, अगर किसी रोगी के इलाज की बात की जाएगी तो बाय द डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोगी का इलाज अक्सर डॉक्टर ही करते हैं, तो वहां पर बाय द डॉक्टर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर? आइए समझते हैं। कह रहा है कि उसके ऑक्युपेशन से हो तो जैसे पुलिस, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, इंजीनियर इटीसी हो तो इन्हें भी पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। ध्यान दिए? अब समझते बच्चों कि इतने जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको दिया गया, जब अगर कहीं कंफ्यूजन है तो इस सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। पहला सेंटेंस है मेरा कि रमन नोज मी, रमन नोज मी, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। देखिए जितना मैं यहाँ पर लिखा हूं सब एक्टिव है, मैं पैसिव करके आपको पूरे रूल्स को समझा देता हूं। आइए समझते हैं कैसे। रमन नोज मी, तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मी लगा हुआ है। तो क्या कह रहा है, पहला आप रूल पढ़ो, पहला लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह लिखें। यहां पर क्या है भैया, तो आपके पास मी है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना भाई, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको कहां लाना है, स्टार्टिंग में लाना है। तो अब क्या कर रहा है, किस रूप में लाए, तो पैसिव सब्जेक्ट के रूप में। ये तो है ऑब्जेक्ट, तो जब इधर ये चेंज किया जाएगा तो सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। यहां पर क्या लिख देंगे, आई, यानी कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, और आई को हम लोग पैसिव सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पैसिव सब्जेक्ट है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट नहीं है, ये पैसिव सब्जेक्ट है जिसे सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। क्लियर समझिएगा? मी है तो मी को ही उठा के नहीं रख देना है, मी का आप सब्जेक्ट बनाओ तब आप लिखो, क्योंकि आप सब्जेक्ट की जगह इसका यूज कर रहे हो। ठीक है, आई हो गया। अब कह रहा है कि पैसिव वॉइस में पीएस के बाद यानी कि इसके बाद हमेशा एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें, एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग। मैं इसके बाद टेंस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर नोज है तो ये आपको पता है कौन सा टेंस है, क्योंकि मैंने टेंस को डील कर दिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं जब पैसिव फॉर्म में चेंज होता है। इसमें लगेगा एम,
ठीक है। कह रहा है कि रमन नोज मी, क्या बनाएंगे कि आई एम, ठीक है, आई एम। अब क्या कह रहा है बच्चों, नंबर थर्ड पर देखते हैं। तो थर्ड नंबर ये कह रहा है कि एक्टिव वॉइस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करें। यहां पर नोज दिया हुआ है, तो नोज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नॉन होता है। क्या होता है यहाँ पर बाबू, नॉन, नॉन, ठीक है। आपने यही पढ़ा है, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट को रख दो, नहीं बच्चों ध्यान रखना कि नो अपने साथ बाई प्रेपोजिशन नहीं रखता है, इसके साथ आपका लगेगा टू प्रेपोजिशन, ध्यान देना होगा। इसलिए मैं इसको लिखा हूं कि बाई, इन, इनटू, टू, विद, एट, इटीसी आवश्यकता अनुसार आप यूज कीजिए, जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर राइट रहता तो बाई लग सकता था, लेकिन नो है तो बाई नहीं लग करके टू लगता है, ठीक है बच्चों। चलिए और भी बहुत सारा हम आपको बहुत बताएंगे, फिलहाल मैं इसको समझाने के लिए आपको इतना सेंटेंस रखा हूं, ठीक है। रमन नोज मी, आई एम नॉन टू रमन। अब नाम है तो इसका तो ऑब्जेक्ट कुछ होगा नहीं, नाम है तो ज्यों का त्यों रख देते हैं। अगर कोई प्रोनाउन के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है तो उसको हम सब्जेक्ट बना के लिखते हैं, क्लियर। नाम में कोई चेंजिंग नहीं करते, ज्यों का त्यों नाम को रखते हैं। आइए समझते हैं। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। मैंने क्या कहा, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट पीपल, पब्लिक, पुलिस, डॉक्टर, समबडी, समवन ये सब होता है तो नहीं लिखा जाता है, क्योंकि पीपल से पता नहीं चल रहा है एक्चुअली कौन बोलता है। पीपल बोलते हैं, जनरली सब लोग बोलता है, तो वहां पर जनरली सभी को शो करने के लिए हम बाई का प्रयोग ना करके डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को ही रख देते हैं, डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस को बना देते हैं, सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर हिंदी की केवल प्राथमिकता है, ऑब्जेक्ट की नहीं, ठीक है। आइए समझते हैं, देखिए पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। तो देखिए सबसे पहले जाने कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। क्या बिहार ऑब्जेक्ट है? नहीं बच्चों, बिहार ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है हिंदी। बिहार ऑब्जेक्ट है कि वो प्लेस है। आप स्पीक से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट लगाकर, हुम लगाकर, हुज लगाकर क्वेश्चन कीजिए, क्या आपको आंसर बिहार आ रहा है? देखिए व्हाट स्पीक तो हिंदी आ रहा है, यहां तो नहीं आ रहा, हुम नहीं आ रहा, यानी कहने मतलब तो जब आंसर आएगा तभी आप उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। आई देखते हैं पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो आप हिंदी को उठा लो यहां से, यानी कि हमारा हिंदी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दीजिए हिंदी, तो हिंदी ही रहेगा, हिंदी। स्पीक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज लगेगा, तो हिंदी इज स्पोकन। B3 लगाना है बच्चों, ध्यान रखना, ऊपर में समझिएगा। स्पोकन कहां पर बोला जाता है? इन बिहार, इन बिहार। अब पीपल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरली बिहार में हिंदी बोली जाती है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो लोगों के द्वारा जब बोली जाती है तो पता नहीं कितने टाइप, कितने पीपल बोलते हैं ये पता नहीं होता है, कौन पीपल बोलते हैं ये पता नहीं होता है, इसलिए हम अनसर्टेन सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। अर्थात सब्जेक्ट अगर निश्चित नहीं हो तो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। बाई के रूप में हम सर्टेन पर्सन के नाम को लिखते हैं, सर्टेन पर्सन को लिखते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट। कह रहा कि नन कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। अरे यार मेरी प्रॉब्लम तो ऐसे ही कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता। नन कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, तो सबसे पहले पता करेंगे कि सॉल्व के साथ क्वेश्चन करो, व्हाट सॉल्व, क्या सॉल्व करना भाई, तो माई प्रॉब्लम आंसर मिल रहा है, तो माई प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहां पर लिख देंगे माई प्रॉब्लम, बनाएंगे क्या बाबू, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, सॉल्व्ड बन गया। कह रहा है कि माई प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ठीक है। आदित्य कह रहा है कि पुलिस कॉट द थीफ। यहां पर समझते बच्चों, कह रहा है कि पुलिस कॉट द थीफ, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए द थीफ पर ऑब्जेक्ट है, ला देंगे यहां पर द थीफ। अब कह रहा कि कॉट, कॉट क्या है भैया, यहां पे कॉट V2 है, समझना होगा क्या है, V2 है, तो V2 वॉच वर्ब बदलता है, तो द थीफ वॉच कॉट, ठीक है। बाय द पुलिस नहीं करेंगे, क्योंकि चोर पकड़ने का काम पुलिस का ही होता है,
वो व्यक्ति अगर अपने वक्त से जाना जाता हो, वो पोस्ट अगर अपने काम से जाना जाता हो, तो वैसे पोस्ट का प्रयोग पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि बिना किए भी हमको पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हमने देखा कि कैसे एक्टिव से पैसिव को चेंज किया जाएगा, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको टेंस के आधार पर, यानी कि सबसे पहले हम एक्टिव टू पैसिव किसे बनाएंगे, टेंस के आधार पर बनाएंगे, फिर आगे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, समझिए, इस जो मैंने एग्जांपल को समझा उसको समझिए, फिर हम आपसे बात करेंगे कि टेंस के आधार पर एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं बच्चों कि हाउ टू चेंज active to passive. How to change active to passive on the basis of tense. टेंस के आधार पर कैसे हम लोग चेंजिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, समझते हैं। देखिए, मैं एक टेंस को आपको पूरे सेंटेंस में अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में चेंज करके बता दूंगा, उसके बाद आप यूं ही समझ लीजिएगा और बनाते रहिएगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस को सबसे पहले जानेंगे कौन सा टेंस होता है। तो सबसे पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, जानेंगे। सबसे पहले दो सेंटेंस लेंगे, एक लेंगे हम एक्टिव सेंटेंस और दूसरा लेंगे हम पैसिव सेंटेंस। ठीक है, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ये भी क्या होगा, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो मतलब कि स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, तो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका पैसिव क्या होगा, ध्यान देना, पैसिव हो जाएगा PS प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई या ओपी। ओपी का मतलब अदर प्रीपोजिशन। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर केवल बाई ही लगेगा, और भी कोई प्रीपोजिशन लग सकता है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि ओपी प्लस पीओ। पीओ का मतलब होता है क्या, पैसिव ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों, पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर, एक एग्जांपल देखते हैं, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है कि डेविड राइट्स अ नॉवेल। करेंगे डेविड राइट्स अ नॉवेल। इसको कैसे चेंज करेंगे बच्चों, ये भी सीखना है। और नॉवेल पे लेकर आएंगे इधर, अ नॉवेल इज, राइट से क्या हो जाएगा, रिटेन बाई डेविड। सुना क्या, इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। एक और स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं, बहुत कम लोग इसको बताते हैं, बहुत कम लोग इस कंसेप्ट को रखते हैं आपके सामने, लेकिन मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ बताना है मुझे, क्योंकि आपको बनाना है वॉइस मास्टर। ठीक है, तो आइए समझते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। सब्जेक्ट प्लस, देखिए सब्जेक्ट प्लस आप यहां पे हैज या हैव भी रख सकते हो, प्लस ऑब्जेक्ट रख सकता है। ध्यान दिया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसके आधार पर, जैसे मैं लिखा हूं कि आई हैव अ ब्यूटीफुल कार।
आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, अगर आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, सेंटेंस किस में बच्चों, एक्टिव में है, तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो समझ में कुछ नहीं, यही रूल है, बनाने का रूल यही है। इसी रूल पे ये भी बनेगा, क्योंकि बाबू यहां पर भी हैज क्या है, V5 है, और हैव क्या है, V1 है। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, अ ब्यूटीफुल कार हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हैव हमारा क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लिखेंगे यहां पे अ ब्यूटीफुल कार, ध्यान रखना, अ ब्यूटीफुल कार इज, क्यों लगाएंगे इज, क्योंकि V1 या V5 का क्या लगता है, इज एंड आर, तो अ ब्यूटीफुल कार तो एक ही है ना, तो लगाएंगे इज, अ ब्यूटीफुल कार इज। अब बताओ बच्चों कि हैव का भीतरी क्या होगा, तो आइए देखते हैं, यहां समझते हैं, यहां समझते हैं, क्या समझते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, इसका होता है हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। ठीक है, यहां पर क्या है, हैव है, तो इसका भीतरी क्या होगा भैया, हैड, तो यहां पर क्या करेंगे, अ ब्यूटीफुल कार इज हैड बाई मी, बन जाएगा, अ ब्यूटीफुल कार इज हैड बाई मी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में, एक और सेंटेंस देखा जाए, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, कह रहा है कि सी हैज, देखिए सी हैज अ कॉस्टली मोबाइल, सी हैज अ कॉस्टली मोबाइल, उसके पास एक महंगा मोबाइल है, अर्थात ज्यादा कॉस्टली मोबाइल है। ठीक है, तो कह रहा है कि सी हैज अ कॉस्टली मोबाइल, उसके पास एक कॉस्टली मोबाइल है, कुछ नहीं करना बच्चे, हमको इसको निकाल लेना है, कॉस्टली मोबाइल, अ कॉस्टली मोबाइल इज हैड बाई हर, एक कॉस्टली मोबाइल जो है उसके द्वारा रखा जाता है। क्लियर, इसी प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को रख करके आप इसे एक्टिव टू पैसिव बना सकते हैं, आप इसके आधार पर जो सिखाया गया उसके आधार पर आप बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए समझते हैं थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस को थोड़ा समझते हैं, क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस में। अब बताइए कि V1 या V5 का नेगेटिव क्या होता है, आपने टेंस तो पढ़ा ही होगा, तो ध्यान देना होगा, टेंस में जब पढ़े होंगे तो एवी का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पीवी क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा PS प्लस क्या हो जाएगा, PS प्लस इज एम आर, यही लगेगा ना, तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस PO। अब बार बार मैं ओपी नहीं लिखूंगा, जहां जरूरत होगा आप लिख लेना, ठीक ना, मैं एक बार ओपी के लिए बता दिया कि अदर प्रीपोजिशन लगते हैं, बार बार इसको नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, जैसे लिखा है कि आई डू नॉट सर्व हिम, मैं उनकी सेवा नहीं करता हूं। हिम को लेकर किधर आइए, क्या हो जाएगा बच्चों, ही हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बदल करके पैसिव के सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। अब आइए ही के बाद क्या लगेंगे, इज नॉट, ही इज नॉट सर्व्ड बाई मी, he is not served by me। ठीक है, देखिए अब इसके बाद आप किसको रख सकते हैं, इंटेरोगेटिव को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसको पढ़ोगे? यस नो इंटेरोगेटिव को, यस नो इंटेरोगेटिव को पढ़ोगे। थोड़ा सा इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं यस नो इंटेरोगेटिव को। ठीक है, चलिए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को यहां पे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहां पर मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं ए भी का। क्या होगा बच्चों? सबसे पहले होगा डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट भी मैं रख देता हूं। ठीक है, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब हम इसको पैसिव में लेके चलेंगे कि क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस, अब सब्जेक्ट रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा PS प्लस इज एम आर प्लस PS प्लस, अगर नॉट है तो नॉट को भी रख लीजिए, नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस PO क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब कह रहा है वो यहां पे लिख रहा है कि डू यू नो मी, डू यू नो मी, कैसे बनाएंगे इसको? मी को लाइए इधर, तो पहले हम इसको रखेंगे ना, तो यहां पर हो जाएगा आई और यहां पर क्या हो जाएगा? एम, तो एम आई। ठीक है, ध्यान देना, पहले सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि पहले एग्जीक्यूटिव वर्ब है, तो एग्जीक्यूटिव वर्ब पहले है तो पैसिव में भी एग्जीक्यूटिव वर्ब पहले ही होगा। बना देंगे एम आई, अब यहां पर नो का V3 लगाना है, क्या हो जाएगा? एम आई नॉन। अब क्या लगता है? नो के साथ टू लगता है, बाई नहीं लगता है। आई एम आई नॉन टू यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है कि डज सी नॉट लव यू, डज सी नॉट लव यू लेकर आइए इसको इधर, हो जाएगा यू लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? इज एम आर क्या होगा? आर, आर यू नॉट लव्ड बाई किसके द्वारा? सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डू डच पर भी आप बना सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि कैसे आपको बताएगा। अब रहता है WH वर्ड क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन, तो WH वर्ड क्वेश्चन को मैं यहां नहीं बताऊंगा। WH वर्ड क्वेश्चन का स्टडी हम लोग स्पेशल रूल में करेंगे, क्योंकि फिर से मुझे स्पेशल रूल में इसको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां तक आपको बता दिया। और WH वर्ड जो क्वेश्चन जो व्हाट, व्हिच, व्हेन, हु, हुम, ये सबसे जो स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होता है उसको हम आपको लास्ट में बता देंगे, यानी कि कब? स्पेशल रूल में, लास्ट में नहीं, स्पेशल रूल जब शुरू किया जाएगा एक्टिव टू पैसिव का तो वहां पे बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप लोगों से आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बात किए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे चेंज किया जाता है। अब थोड़ा सा हम ट्रांसलेशन को समझ लेते हैं, इसी के आधार पर कुछ ट्रांसलेशन को समझते हैं। तो इससे मैं इसे मिटा देता हूं, यहां पर समझिए मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि कोई ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आ गया तो आप कैसे उसको बनाओगे, कैसे पहचानोगे, समझोगे। ठीक है, ध्यान देना बाबू, समझोगे क्या कि उसके सेंटेंस का जो स्टार्टिंग रहेगा वो ऑब्जेक्ट से रहेगा। स्टार्टिंग क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट से रहेगा। अगर उसमें सब्जेक्ट दिया गया होगा अर्थात काम करने वाले व्यक्ति का नाम दिया हुआ रहेगा तो के द्वारा से जुड़ा होगा और लास्ट में लिखा होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। लिखा होगा यहां पे, यहां किताबें छापी जाती है, यहां किताबें छापी जाती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां किताबें छापी जाती है, जाना लगता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, जाना लगता है, जाती है, ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है, इस तरह से पढ़ा जाता है, वो मतलब कहने का कि जाती है। तो जहां पर ती है, ता है, ते है, ये सब लगा होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। बिल्कुल क्लियर। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और यहां पर किताबें हैं जो कि ऑब्जेक्ट है, छापने वाले व्यक्ति का पता नहीं है, तो मतलब ये सेंटेंस पैसिव में है ना। तो जब ये पैसिव में है तो हम पैसिव का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे।
क्या यूज है उसका भाई? तो पैसिव सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, किताबें पहले है तो क्या लिखेंगे? बुक्स रख देंगे ना। आप एकदम बिल्कुल समझिएगा बच्चों, ठीक है? बुक्स। अब कह रहा है कि बुक्स के बाद हमको इज एम आर लगाना होता है पैसिव वॉइस में। ध्यान रखो, इज एम आर लगाना होता है पैसिव वॉइस में, तो क्या लगेगा? बुक्स आर प्रिंटेड, प्रिंटेड, बुक्स आर प्रिंटेड हियर, बुक्स आर प्रिंटेड हियर। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं। और कुछ एग्जांपल है, आपको मैं समझा देता हूं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? हाँ तो बच्चों देखते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल को, कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसलेशन को आज हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे डील करेंगे। उसका स्ट्रक्चर होगा PS प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस PO। और इसका पहचान बता दिया, तो देखिए जाता है, जाती है, जाती है, जाती है, देख रहे हैं ना, जाती है, जाता है, जाती है, जाते हैं, ये सब अगर लगा होता है तो आप समझ लेना कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब समझना होगा कि एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो बच्चों ये समझने के लिए आप एक और बात समझिए। देखिए पानी दिया जाता है किसे? पेड़ों को। अब समझना, तो पेड़, पानी देने वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो वो तो है नहीं, समझ क्या है? पेड़, जिसे पानी दिया जा रहा है। तो पानी का पे इफेक्ट किसे पड़ रहा है? पेड़ पर। तो पेड़ ऑब्जेक्ट है, तो जब सेंटेंस का शुरुआत ऑब्जेक्ट से किया जाता हो तो ध्यान देना कि वो सेंटेंस पैसिव में होगा। ठीक है, आगे देखिए, सड़क की मरम्मत की, मरम्मत किसको किया जा रहा है? सड़क को। तो सड़क क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। मरम्मत करने वाला कैब है। क्या उन्हें जानकारी दी जाती है? उन्हें दी जाती है, तो उन्हें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जानकारी हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना होगा कि जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान हो, ऑब्जेक्ट पर काम किया गया हो, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मानकर लिखा गया हो, तो वो सेंटेंस एक्टिव में ना होकर के बल्कि पैसिव में होता है। ठीक है, तो आइए ऐसे सेंटेंसेस को थोड़ा हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। पेड़ों को पानी दिया जाता है। पानी किसको दिया जाता है? पेड़ों को दिया जाता है। पेड़ हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी कि यही हमारा पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। बनाएंगे प्लांट्स, प्लांट्स। ठीक है, पेड़ हो गया, या ट्रीज भी कर सकते हैं। ऐसे ट्रीज को पानी नहीं देता है, प्लांट्स को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर पेड़ों की जगह पर पौधों भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर पौधों को भी लिख सकते हो, पौधों कर दो, पौधों। ठीक है, ऐसे पौधा कोई पानी देता है, पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं उनको पानी नहीं दिया जाता है ना। तो कह रहा है कि प्लांट्स या ट्रीज। अब यहाँ पर इज एम आर में से क्या लगे बच्चों? आर लगा, तो आर। प्लांट्स या ट्रीज आर वाटर्ड, वाटर्ड, वाटर्ड मीन्स पानी दिया जाना या पटाना उसको होता है। ठीक है, आगे बढ़ते, पेड़ों को पानी दिया जाता बन गया। और सड़क की मरम्मत की जाती है, सड़क की मरम्मत की जाती है, तो सबसे पहले क्या है? रोड बनाएंगे कि द रोड इज, एक सिंगुलर है, इज रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड मीन्स मरम्मत करना। द रोड इज रिपेयर्ड। अब किसके द्वारा रिपेयर किया गया ये नहीं पता है, याद रखिएगा। पैसिव वॉइस का पहचान एग्री वर्ब प्लस V3, एग्री वर्ब प्लस V3। और एक और रहता है कि सेंटेंस का स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से होता है। क्लियर? बहुत क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, जहां तक दिखने की बात है बच्चों, तो देखिए इसलिए लिखा जाता है क्योंकि टाइमिंग बहुत मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, बहुत ज्यादा समझाता हूं, बहुत सारी चीजों को रखना होता है। तो मेरा एक वीडियो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे का हो सकता है, इसलिए मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, देखिए, क्या उन्हें जानकारी दी जाती है? उन्हें, तो दे, तो क्या लिखेंगे वो? क्या उन्हें, तो क्या होता है? जब बाहर निकल जाता है तो हो जाएगा आर दे, हो जाएगा बाबू। आर दे इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, आर दे इन्फॉर्म्ड, क्या उन्हें जानकारी दी जाती है? तो आर दे इन्फॉर्म्ड। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, या क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? देखिए ना, यहाँ पे अंग्रेजी एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक आपका तुम्हें भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब दोनों दो ऑब्जेक्ट एक साथ आते हो, जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ आए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़कर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्यादा बनाते हैं, पहले रखते हैं। यानी कि आपको एक और बात कंसेप्ट में रखना होगा कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जैसे आई से मी, यू का यू, वी का अस, ये सब होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वस्तु के रूप में मौजूद होते हैं, जैसे पेन, कॉपी, जो भी होता है वगैरह वगैरह चीजें, मोबाइल वगैरह सब चीज, वो सब कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ज्यादा सेंटेंस को बनाते हैं, या आप किसी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बनाइए इसको। कहा कि आर यू टॉट, कहा कि आर यू टॉट इंग्लिश, आर यू टॉट इंग्लिश, क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है? आप इसको एक और तरीका से बना सकते हो कि इज इंग्लिश, बना सकते हो इसको, इज इंग्लिश टॉट टू यू, इज इंग्लिश टॉट टू यू, इज इंग्लिश टॉट टू यू। आप ऐसे बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, ठीक है। यहां भोजपुरी बोली जाती है, कैसे बनेंगे बाबू? भोजपुरी बोली जाती है, बनाएंगे भोजपुरी इज स्पोकन हियर, भोजपुरी इज स्पोकन हियर, भोजपुरी इज स्पोकन हियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब देखिए, तुम्हारे द्वारा लिखा है ना बाबू, तुम्हारे द्वारा आया है सब्जेक्ट के रूप में, तो आप इसको बाई प्लस सब्जेक्ट रख देना, ठीक है। पहले बनाओ अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तब ना होगा तुम्हारे द्वारा। तो पहले बनाएंगे इसको अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। पहले ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है इसको रखना है। तो अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, लिखेंगे इंग्लिश इज, ध्यान रखना, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, अब बाई लगा देंगे, बाई यू, इंग्लिश इज टॉट बाई यू, अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, या तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश इज टॉट बाई यू, ठीक है। ठीक है, मेरे द्वारा एक उजली कार रखी जाती है, बहुत बढ़िया है। मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा को छोड़ देंगे, पहले बनाएंगे कि एक उजली कार, एक उजली कार, तो व्हाइट कार, ठीक है। रखी जाती है, रखी जाती है, रखता हूं, है, उसी का हम लोग पैसिव वॉइस बना देंगे। और व्हाइट कार इज हैड बाई मी, और व्हाइट कार इज हैड बाई मी, इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा दिया हूं, आप थोड़ा देख लीजिएगा। व्हाइट कार इज हैड बाई मी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बीच मिठाइयां, नहीं सॉरी, बच्चों के बीच आम बांटे जाते हैं, बच्चों के बीच आम बांटे जाते हैं, कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान देना होगा। मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कहा कि मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, among the children। अब मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, दो के बीच में बांटी जाती हो, बिटवीन लगता है, लेकिन दो से अधिक के बीच में बांटी जाती हो, अमॉन्ग लगता है। तो मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के बीच आम बांटे जाते हैं, ठीक है। आगे है लास्ट, कहा कि क्या उसके द्वारा कहानियां कही जाती है, तो क्या पहले लगा हुआ है, एक्स्ट्रा मतलब जीरो पहले लगेगा, तो उसके द्वारा है, ये लास्ट में लगेगा। क्या काम कहते हैं, कहानियां कही जाती है, तो कहानियां जो कही जाती है इसको पहले लाइए, और उसके द्वारा इसको बाद में रखिएगा। तो चलिए यहां पर लिखते हैं कहानियां, क्या लगाएंगे वो, आर, आर स्टोरीज,
आर द स्टोरीज कर दीजिएगा, आर द स्टोरीज, ठीक है। अब कही जाती है, आर द स्टोरीज टोल्ड, आर द स्टोरीज टोल्ड बाई हिम, या हर भी हो सकता है। कह रहा है कि आर द स्टोरीज टोल्ड बाई हिम या हर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्टिव टू पैसिव बताया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के आधार पर, और उसके साथ साथ आपको ट्रांसलेशन भी सिखाएगा कि कैसे आप पैसिव वॉइस के ट्रांसलेशन को भी बना सकते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम और तय करेंगे, आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जानेंगे और पूरे वॉइस के चैप्टर को समझेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कीजिएगा, और फिर इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। थैंक्स।